नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य विज्ञान का तीसरा चैप्टर प्रारंभिक जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें शाखाएं दी गई हैं। इस शाखा के अंदर किसका किसका अध्ययन होता है ये दिया हुआ है इसमें। जैसे जेरेंटोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं इसमें। जेरेंटोलॉजी जेरेंटोलॉजी यह मनुष्यों में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी में। पेडोलॉजी में यह मृदा और मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंकोलॉजी कंकोलॉजी में मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में यह मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। ठीक है, आगे चलें। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी में यह कीटों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। और आगे देख लेते हैं। अंकोलॉजी अंकोलॉजी यह कैंसर से संबंधित अध्ययन होता है अंकोलॉजी में। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेते हैं। विटीकल्चर किस लिए जाना जाता है? तो विटीकल्चर यह अंगूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जो जानी जाती है तो यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो यूजेनिक्स के नाम से। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इस विधा को? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली ये गैम्बूसिया है। कौन सी है? गैम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह ग्रीन प्लेनेट है। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? तो गिबन है। कौन है? गिबन। दांत वाली व्हेलों में विशालतम सबसे विशालतम कौन है? तो स्पर्म व्हेल है। कौन सी? स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। कौन सी है? व्हेल शार्क। ठीक है, आगे चलें। शाहतूश शाल किससे बनाई जाती है? तो शाहतूश शाल यह चीरू के बालों से बनाई जाती है। समुद्री घोड़ा क्या है? तो एक मछली होती है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। क्या है? एक मछली। गोलकृमि या नीम टोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। कौन सा? फाइलेरिया रोग यह गोलकृमि या नीम टोड से होने वाला रोग होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो स्क्विड है। पित्ताशय नहीं होता। किसमें पित्ताशय नहीं होता? तो चूहे में। चूहे में पित्ताशय नहीं होता। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते? तो लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होता है। किसमें? छिपकली में लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होता है। ठीक है, ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में कौन आता है? तो ये मेढक एवं सर्प यह ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है तो कपोत। कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो कपोत। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है। किसमें खुर नहीं पाए जाते? तो गीदड़ में।
गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है वह जंतु कौन सा होता है? तो वो जंतु चींटी होती है। कौन सी? चींटी होती है। ठीक है। अब जैव विज्ञान एवं आनुवंशिकी से संबंधित क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डिब्रीज ने किया था। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो उसके पुत्र में वर्णांधता के लक्षण होंगे या पुत्रियों में? तो पुत्रियों के पुत्र में होगा। किसमें? न पुत्र में होगा ये लक्षण, न पुत्रियों में होगा, या उसके पुत्रियों के पुत्र में होगा ये लक्षण। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल। यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव होता है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस पौधे का उपयोग किया था वह था, तो किस पौधे का उपयोग किया था इन्होंने? तो गार्डनर पी यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। गार्डन पी। यौन संबंधी अनुवांशिक रोग किससे होता है? तो यह हीमोफीलिया से होता है। डायनासोर पाए जाते हैं, डायनासोर किस युग में पाए जाते थे? तो डायनासोर मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। किसमें? मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। कोशिका ऊतक एवं अंग, देखिए ये पादप कोशिकाएं हैं, ये जंतु कोशिकाएं हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। लवक उपस्थित होता है पादप में, इसमें लवक नहीं होता। ठीक है, ये सब अंतर है इसमें। अब प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें। कोशिकांग जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक द्वारा। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। यह प्रौढ़ावस्था यानी युवा अवस्था में होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्यों? कोशिका भित्ति के प्रकार से। किससे होती है? तो कोशिका भित्ति के प्रकार से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। किससे? प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें स्नायु या लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु या लिगामेंट्स। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है तो किसके द्वारा की गई है? तो ये जापान के वैज्ञानिकों ने की है। क्या की है? स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आगे चलें। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो जल की हानि किस पर निर्भर करती है? तो वातावरण के ताप एवं नमी पर। पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में होता है तो यह लिपिड्स का पाचन इसकी उपस्थिति में होता है। ठीक है। सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो यह मस्तिष्क जिम्मेदार होता है।
ठीक है, सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए यह मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। तो मानव कलाई की नाड़ी उसी दर पर स्पंदन करती है जिस दर पर उसका हृदय स्पंदन करता है। ठीक है, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या होती है? तो तीव्र हो जाती है। क्या होती है? तीव्र हो जाती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो वह बुलिमिया से पीड़ित है। किससे? बुलिमिया बीमारी से पीड़ित है। उसको ये नहीं पता चलता कि कब उसको खाना खाना रोक देना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है। कौन सा? तो ये आंख है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क। तो यह हानिकारक विकिरण अंगें सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालती हैं? तो आंख पे। और सबसे कम प्रभाव किस पे डालती हैं? तो मस्तिष्क पे। कैमरा के फिल्म की तुलना में की जाती है। कैमरा के फिल्म से तुलना किसकी की जाती है? तो आंख के रेटिना की। कैमरा के फिल्म से किसकी तुलना की जाती है? तो यह आंख के रेटिना की तुलना की जाती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये मेनिंजाइटिस होता है। कौन सा? मेनिंजाइटिस। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह अंग है। तो ईईसी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो मस्तिष्क की। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है तो यह धूल बरूथी। कौन सा कण होता है? तो धूल, वह कौन सा तत्व होता है? तो धूल बरूथी होता है वो। ठीक है, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ किसमें होता है? तो प्रोटीन में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 और 80 mmHg। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। जोड़े पूछे तो 23 और वैसे टोटल कितनी होती हैं? तो 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, तो कौन सा संग्रहित नहीं रहता? तो विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण यह अस्थिरंधता हेतु किया जाता है। किसके हेतु? अस्थिरंधता हेतु। ठीक है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस किससे होता है? तो यह यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। तो मानव शरीर में जो गठिया रोग होता है जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, यह किसकी वजह से होता है? तो यह यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है यह गठिया रोग। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो किस पे प्रभाव पड़ता है? लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है। किस पर? गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह क्या कम करता है? तो यह HDL का स्तर कम कर देता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? तो यह रोटा वायरस है। क्या है? रोटा वायरस।
एल्कोहल से निराविशन एल्कोहल से निराविशन के लिए मानव अंगों के लिए में उत्तरदायी कौन है? तो मानव अंगों में उत्तरदायी यकृत है। ठीक है। मादा जनन पथ से पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा पदार्थ होता है? तो वह सोडियम क्लोराइड होता है, जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त होता है जब निर्जलीकरण होता है तब। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? किसमें होती है? तो मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। किसमें? जबड़े में। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत 65% होता है। कितना? 65%। अविंदुकता एक बीमारी है। तो अविंदुकता एक बीमारी किसकी बीमारी है? तो आंखों की बीमारी होती है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। तो हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वो फास्फोरस होता है। कौन सा? फास्फोरस। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में कहाँ अवस्थित होता है? तो यह हाइपोथैलेमस में। किसमें? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र का मानव मस्तिष्क में अवस्थित केंद्र कौन सा है? कहाँ है? तो यह हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं, पेशी थकान के लिए उत्तरदायी होती है। तो कौन सी पेशी थकान के लिए उत्तरदायी होती है? तो यह लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल यह थकान के लिए उत्तरदायी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? तो करीब 1.5 लीटर। कितना करता है? 1.5 लीटर। हृदय आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच आराम करता है हृदय। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का जो तापक्रम होता है न जाड़ों में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है। लेजर बीम का उपयोग किस लिए होता है? तो यह आंख की चिकित्सा में होता है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। तो मानव शरीर में यूरिया कहाँ संश्लेषित होती है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में यूरिया संश्लेषित होती है। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षित होती है। तो मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में क्या अभिलक्षित होती है? तो अवर्णकता। क्या होती है? अवर्णकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। कौन सा? कैल्शियम। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार क्या है? तो मेलेनिन होता है। मेलेनिन त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब इसमें ग्रंथियां वगैरह हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो मानव शरीर में अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह अग्नाशय है। कौन जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं? तो एंजाइम। जहां से उत्पादित होते हैं वहीं पे अपना कार्य करते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन में क्या होता है? तो ये थायरोक्सिन होता है। इसमें पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं। तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन करते हैं? तो ये वसा का पाचन करते हैं। किसका? वसा। किसका पाचन करते हैं? तो वसा का। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये एथिलीन होता है। कौन सा? एथिलीन।
यानी फल को पकाने के लिए हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है। पादप हार्मोन कौन से हैं? तो ये साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, अफ्लोरिजिन्स, जिब्रेलिन्स, ये सब क्या होते हैं? तो पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। मानव और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना यह किसको प्रेरित करता है? तो यह ऑक्सीटोसिन के मोचन को प्रेरित करता है। ठीक है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है। किसकी सुई लगाई जाती है? तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। किसकी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो किसका उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का। किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है? मानव हार्मोन यानी इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय से। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो यह पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कौन? तो मेलानिन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन उत्तेजित करता है? तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये सिक्रेटीन है। कौन सा? सिक्रेटीन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित होता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम यह ट्रिप्सिन होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन। कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। आगे चलें। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है, तो इसमें निहित प्रक्रम कौन सा है? तो ये पराशण का। वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित किया जाता है, तो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एडीएच हार्मोन द्वारा। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है, तो किस अंग को फेल होने की पीड़ित होने की संभावना होती है? तो विक्र की। किसकी? वृक्क की, यानी किडनी की। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है श्वसन में। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो यह 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किसके माध्यम से? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे यूरोक्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोक्रोम। मानव की मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद है, कौन सा है? तो ये यूरिया है। यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है, तो यूरिया रक्त में किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दा के द्वारा। यदि वसा एवं तेल का अधिकतम समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण के द्वारा इनका स्वाद क्या होता है? स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो वह उद्योग जिसमें रेनिन का प्रयोग किया जाता है तो पनीर उद्योग है। कौन सा?
पनीर उद्योग। साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे कहाँ असर करता है, तो यह कोशिकीय श्वसन पर सीधे असर करता है। ठीक है। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो जिस सांस को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। कितनी होती है? 4%। ठीक है। कितनी होती है? 4% होती है। ठीक है। आगे चलें। त्रिकोणीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो त्रिकोणीय हृदय यह उभयचरों में पाया जाता है। किसमें? उभयचरों में पाया जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी, तो यह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मानव रक्ताधान के लिए सर्वाधिक दाता कौन होता है, तो यह ओ समूह होता है। कौन सा? ओ समूह। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो थ्रोम्बिन का संबंध यह रक्त जमाव से है। किससे? रक्त जमाव से होता है थ्रोम्बिन का संबंध। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है, तो यह पोटेशियम होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, यह किसमें होता है, तो प्लीहा में। यानी डब्ल्यूबीसी का बनना भी प्लीहा में होता है और आरबीसी का विनाश भी कहां होता है, तो प्लीहा में होता है। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो नवजात शिशु में असंभव है। क्या असंभव है, तो ओ रक्त समूह का आना ये असंभव है। ठीक है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कौन बनाता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जार्विक 7 यह क्या है, जार्विक 7 क्या है, तो जार्विक 7 यह कृत्रिम हृदय है। क्या होता है? जार्विक 7 क्या है, तो यह कृत्रिम हृदय है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है, तो हृदय विकार होता है। क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हृदय विकार होता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है। क्यों बहने लगता है? क्योंकि रुधिर केशिकानली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। जो रुधिर केशिका नली का दबाव होता है वह बाहर के दबाव से अधिक होता है। ठीक है। ठीक है। रुधिर वड़िका यानी हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह कौन सी है, यानी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाया जाता है। कौन सा? लोहा। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यह डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। किसने? डॉक्टर वेणुगोपाल ने। ठीक है। अब आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन का रक्त कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का रक्त लाल होता है। कैसा होता है? लाल। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पहुंचाता है, तो ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने का कार्य ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही करता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन किसके लिए लाभदायक होता है, तो यह मधुमेह प्रबंधन के लिए। किसके लिए? मधुमेह प्रबंधन के लिए इसका लाभदायक होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं विटामिन वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, तो सोयाबीन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, तो सोयाबीन के बीज में 40% प्रोटीन और 20% तेल पाया जाता है। तो सोयाबीन के बीज में 20% तेल पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है। मां का दुग्ध
नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो इसमें लोहे का अभाव होता है। ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला होता है। एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, वह कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है। शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य कौन होते हैं? तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन से हैं? तो नींबू और संतरा। विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन से हैं? तो नींबू और संतरा। एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। किस विटामिन को एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो विटामिन डी के द्वारा। विटामिन डी को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे, वह विटामिन जो मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो वह कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। गाय के दूध में होता है, तो गाय के दूध में केसीन होता है। क्या होता है? केसीन। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था। हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ठीक है। शरीर में भंडारित नहीं होता, तो कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन सी। मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। कहां? यकृत में। कहां संचित रहता है? तो यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो कौन सा तत्व है? आयोडीन। कौन सा तत्व है? वो आयोडीन है। ठीक है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वहां लोग किससे पीड़ित होते हैं? तो वहां लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। साइनोकोबालमिन यह किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में मौजूद धातु कौन सी है? तो कोबाल्ट है। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? एक कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण होता है उसमें केसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्के पीले और सफेद रंग का होता है। लौह के अवशोषण में मदद करता है, तो यह विटामिन सी करता है। लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुर हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो सोयाबीन में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें है? तो सोयाबीन में है। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है। कौन सा? क्या होता है? आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार कौन होता है? तो विटामिन B6 होता है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो वसा में होती है। बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो यह किरेटिन का बना होता है। किसका? किरेटिन का। बाल किसका बना होता है? तो किरेटिन का बना होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा रोग होता है? तो ये मैरास्मस होता है। कौन सा? मैरास्मस। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, तो किसमें उपस्थित होता है? ऊन में। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है?
तो केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन के कारण। ठीक है, ठीक है। अब यह मानव रोग और उनके उपचार से संबंधित उपकरण है। इसको पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं उनको देख लेते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो ये गाइटर या घेंघा रोग होता है। कौन सा? मानव शरीर में, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण से हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है? तो गाइटर या घेंघा रोग। डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा है? तो यह टर्निक्वेट परीक्षण है। कौन सा? टर्निक्वेट परीक्षण। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा किससे प्राप्त होती है? तो यह सिनकोना पौधों की छाल से। किससे? सिनकोना पौधों की छाल से। वह मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो किस रोग को ग्रसित हो जाने किस अंग को ग्रसित हो जाने से डायलिसिस की आवश्यकता होती है? तो वृक्क को। किसको? वृक्क या किडनी को। ठीक है। विषाणु जनित रोग नहीं है, तो क्षय रोग या विषाणु जनित रोग नहीं होता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो यह टाइफाइड फैलेगी। कौन सी? टाइफाइड। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो यक्ष्मा या जीवाणु जनित रोग होता है, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है। दूषित जल जनित रोग कौन सा है? तो यह हैजा है। ठीक है, ठीक है। टिटनेस नामक रोग हो जाता है। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है। टिटनेस नामक रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉक जा के नाम से जाना जाता है। एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो टिटनेस, यह जीवाणु जनित रोग है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को लगाई जाती है, तो यह कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के प्रतिरक्षण करने के लिए लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन? तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। BCG, आगे चलते हैं। BCG का टीका नवजात शिशुओं को लगाना चाहिए, तो BCG का टीका यह जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। एक वायरस द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस एक वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत यानी लीवर होता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, तो DNA वायरस। ठीक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा है? तो DNA वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो यह प्लेटलेट्स की। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू किसका विषाणु होता है? तो यह H5N1 का विषाणु है। पोलियो का टीका की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये जोनास साल्क जाने जाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, तो खसरा का। किसका? खसरा का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण क्या होता है? तो विषाणु होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो किस रोग को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह रोग को। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण होता है, तो यह मधुमेह रोग होता है इसके कारण। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो हृदयाघात से। किससे? गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से है। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि क्या है? तो ये मिकास है। क्या है? मिकास। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, तो किसके बचाने हेतु औषधि है बीटा ब्लॉकर?
तो हृदयाघात से बचाने की एक औषधि है बीटा ब्लॉकर। ठीक है। कवक जनित रोग कौन सा है? तो ये गंजापन है। कौन सा? गंजापन। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो साइनोबैक्टीरिया। तो वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया यह जीव होता है, इसको उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तजन से होता है तो कौन सा रोग होता है? इटाई खटाई रोग होता है, इटाई रोग। ठीक है। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं होता, मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा होता है? तो पी बैक्स। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा होता है? तो पी बैक्स होता है। ठीक है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्करण कहां से किससे किया जाता है? तो यह सिनकोना की छाल से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन, इसका निष्कर्षण कहां से किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से। कहां से? सिनकोना की छाल से। ठीक है। आगे चलें। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो निद्रा रोग नामक बीमारी यह ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो यह रक्तहीनता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग लगाया जाता है वह कौन सा होता है? तो वह सोडियम 24 होता है। कौन सा? सोडियम 24। ठीक है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह फास्फोरस 32 है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसमें? तो ल्यूकेमिया में। ठीक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह आर्सेनिक 74 है। कौन सा? आर्सेनिक 74। ठीक है। आगे चलें। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो किसका उपचार किया जाता है? तो विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है तो यह किसकी बीमारी है? भिंडी की। किसकी? भिंडी की। येलो वेन मोजेक यह किसकी बीमारी है? तो भिंडी की। करनाल बंट यह गेहूं का रोग है। सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो छोटे बच्चों में पाया जाता है। अस्पताल में कैथ लैब होती है तो कैथ लैब किसके लिए होगी? तो यह कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। कैथ लैब किसमें होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में होती है कैथ लैब। एड्स की जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। कौन सा? एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है तो क्या किया जाता है मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु? तो ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक है। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु क्या किया जाता है? तो यह विडाल टेस्ट किया जाता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या है एमआरआई का पूर्ण रूप? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। गति प्रेरक यानी पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। ठीक है। मानव शरीर की पथरी बनती है तो मानव शरीर की पथरी यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेंडेमिक। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह बीएमडी परीक्षण किया जाता है। कौन सा? बीएमडी परीक्षण। ठीक है। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो यह भ्रूण के लिंग को बताता है, एमिनियोसेंटोसिस। शरीर में गुर्दे को प्रभावित कौन करता है? तो ब्राइट्स रोग करता है। वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है, तो यह जवान महिलाओं में होता है हिस्टीरिया रोग। ठीक है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया है। किसका? तो मैड काऊ रोग ने। किसने? मैड काऊ रोग ने। मैड काऊ रोग का कारक कौन है? तो मैड काऊ रोग का कारक प्रायांश है। कौन सा? प्रायांश। ठीक है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इसमें प्रभावित मानव अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है, यानी फुफ्फुस यानी फेफड़ा है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। किसका पक्षाघात हो गया है? तो दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में क्या हो गया है? पक्षाघात हो गया है। ठीक है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा किसका उपचार करते हैं? तो घुटने के जोड़ों का। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो यकृत का शोषण रोग। यकृत का शोषण रोग होता है मदिरा के अतिशय सेवन से। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ठीक है। किसमें? स्लीप एप्निया में। आगे चलते हैं। कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध किसका है? तो कवक और पौधों के मध्य माइकोराइजा का सहजीवी संबंध है। ठीक है। पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। एक शाकनाशक का उदाहरण क्या है? तो सोडियम क्लोरेट। एक शाकनाशक का उदाहरण क्या है? तो सोडियम क्लोरेट। ठीक है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह किसके धनी होते हैं? तो वो हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स के धनी होते हैं। ठीक है। हींग प्राप्त की जाती है तो तने के स्राव, जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है। तने के स्राव और जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त की जाती है। ठीक है। आगे चलें। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो किसका जिम्मेदार है? तो ये जल वहन के लिए। ठीक है। केसर होता है सूखा मिश्रण, तो केसर किसका सूखा मिश्रण होता है? तो फूल और बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण होता है। फर्न के पौधे में नहीं होते तो फूल नहीं होते। फर्न के पौधे में क्या नहीं होते? तो फूल नहीं होते। मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या कहलाता है? तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण करते हैं। तो किसके माध्यम से अवशोषण करते हैं? तो जड़ों के बालों के माध्यम से। ठीक है। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है?
तो इसके 100 ग्राम में 116 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे चलें। कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है तो वो आर्टीथर होती है। कौन सी? मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन के अतिरिक्त आर्टीथर होती है, वो भी मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह कौन सी है? तो वह है क्लोरोक्वीन। कौन सी? क्लोरोक्वीन। तना क्या है? तो अदरक, अदरक एक तना है। लौंग है तो सूखे फूल, सूखे फूल जो होते हैं वो लौंग होते हैं। लौंग क्या है? एक सूखा फूल है। लाइकेन सबसे अच्छा किसका सूचक है? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। ठीक है, पर्णहरित क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत किस में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत किस में पाया जाता है? तो पत्ती में। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो चिलगोजा प्राप्त होता है पाइन प्रजाति के बीज से। पौधे के तने से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो हल्दी। क्या होता है? हल्दी। यह पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है। तो क्या साइटोट्रॉन में ये ऐसा संयंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। लिटमस अम्ल क्षार का सूचक प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से सूचक प्राप्त होता है। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो लाल मिर्ची में क्या उपस्थित होता है? तो कैप्सेसीन होता है। क्या होता है? कैप्सेसीन। अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? तो मर्फीन होता है। पोस्ता पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है तो पोस्ता किस फल से प्राप्त होता है? तो यह अफीम से। किससे? अफीम पौधे से प्राप्त होता है पोस्ता। ठीक है, जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों के जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो किसका वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम का। नोस्कापीन प्राप्त होता है तो नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ता से। किससे? पोस्ता से। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो यह रेफ्लेसिया होता है। वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है तो सनई तने से प्राप्त होता है। फल पक्वन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो इथेफॉन है। ठीक है, आगे चलें। शकरकंद का संग्रह अंग नहीं है तो शकरकंद का संग्रह अंग नहीं है तो क्या नहीं है? तो तना। क्या नहीं है? तना। आगे चलें। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। मरुभूमि के पादप अधिकतर किस होते हैं? मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो ये मांसल होते हैं। क्या होते हैं? मांसल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होती है? तो शैवालों से उत्पादित होती है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो क्लोरेला। कौन परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला। ठीक है, आगे चलें। वनस्पति नामकरण का द्विपदी पद्धति दी गई है तो किसके द्वारा? तो ये लिनियस के द्वारा दी गई है वनस्पति नामकरण की द्विपदी पद्धति। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित कौन करता है? तो ये रबड़ का पौधा। कौन करता है? रबड़ का पौधा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है
यह है तो ड्रुप। क्या होता है? ड्रुप। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तो ट्रांसजेनिक पौधा सबसे पहला तंबाकू होता है, तंबाकू है। लहसुन में क्या पाया जाता है? तो लहसुन में एलिसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलिसीन। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग किससे पैदा होता है? तो ये राइजोबियम से पैदा होता है। किससे पैदा होता है? तो ये राइजोबियम से। पर्णहरित का मुख्य तत्व क्या है? तो मैग्नीशियम है। वह रोग जो संसार से विलुप्त हो गया है, तो कौन सा रोग है? चेचक। चेचक जो संसार से लगभग विलुप्त हो चुका है। अब जीवाणु वगैरह हैं, अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। घात करो और छिप जाओ। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV विषाणु। कौन सा? RSV विषाणु को घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है। बीटी कपास जो कि एक जीन उत्परिवर्तित फसल है, इसमें बीटी का अर्थ क्या होता है? तो बीटी का अर्थ होता है बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेसिस। क्या होता है? बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेसिस बैक्टीरिया का नाम है ये। ठीक है, आगे चलें। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड एवं क्लोरामीन। ठीक है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाने वाला खमीर कौन सा है? तो यह है सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। एड्स होता है तो एड्स किससे होता है? तो यह विषाणु से होता है। साल्क टीका किससे संबंधित है? तो यह पोलियो व्याधि से संबंधित है, साल्क टीका। ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक कौन होता है? तो यह विषाणु होता है। पौधोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है, किससे फैलता है? तो रीनोवायरस से। किससे? रीनोवायरस से। पोलियो का वायरस शरीर में किससे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन या जल से प्रवेश करता है शरीर में पोलियो का वायरस। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या होता है? तो ये कवक होता है। क्या होता है? ये कवक होता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक क्रीडन के लिए प्रयुक्त होता है, वो क्या होता है? तो वो ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। इंजोला क्या है? तो इंजोला ये जलीय फर्न है। एक अनुवांशिक विकार कौन सा होता है? तो ये अधिरक्त स्राव। ठीक है, ये अनुवांशिक विकार होता है। भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है, तो भोजन का विषाक्त होना यह किससे उत्पन्न होता है? तो क्लोरोस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से। ठीक है, आगे चलते हैं। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन K संश्लेषित होता है। खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर एक कवक का उदाहरण होता है। सबसे जहरीला कवक कौन सा होता है? तो एसेनीटा फैलाइडीज। ठीक है। वह रोग जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा नहीं होता, तो क्षय रोग यह विषाणु से नहीं होता है। जीवाणु द्वारा नहीं होता कौन सा रोग? तो खसरा जीवाणु से नहीं होता। ठीक है। केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, तो वायरस या विषाणु केवल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। जीका वायरस किसका जनक? जीका वायरस जनक है, किसका जनक है? तो ये माइक्रोसेफेली रोग का। जीका वायरस किसका जनक है? तो माइक्रोसेफेली रोग का जनक है। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया था? तो मक्का में खोजा गया था। कहाँ? मक्का में। किस में खोजा गया था? तो मक्का में खोजा गया था। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता, तो कौन नहीं करता? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण ला सकता है, तो क्या ला सकता है? कृत्रिम प्रकाश। क्या ला सकता है? कृत्रिम प्रकाश। अब जैव उर्वरक से संबंधित देख लेते हैं। यह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो जैविक नाइट्रोजन किसके निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल से। नीला हरा शैवाल से संबंधित है आपका जैविक नाइट्रोजन। नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये नील हरित शैवाल प्रयुक्त होता है। एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में नील हरित शैवाल लाया जाता है, तो कौन सी फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो धान में। ठीक है। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। सिरका एक जलीय घोल है, तो सिरका किसका जलीय घोल है? तो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो मतलब पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। एक जैव उर्वरक का स्रोत क्या है? तो एंजोला होता है। जैव उर्वरक का स्रोत क्या है? तो एंजोला। अब विविध देख लेते हैं। वह जीव जिसका रक्त सफेद होता है, तो तिलचट्टा का रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः कौन कौन सी हैं? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होती है और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो आयरन उपस्थित होता है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो वह रिक्ष होता है। क्या होता है? रिच। ठीक है। आगे चलें। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है? पेरेग्रीन फाल्कन। कौन? पेरेग्रीन फाल्कन। कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज यानी फल शर्करा। चाय और कॉफी दोनों में क्या उपस्थित होता है? तो चाय और कॉफी में कैफीन होता है। अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है, तो दुग्ध उत्पादित कौन करता है? वो पक्षी तो कपोत होता है। कौन सा? कपोत पक्षी। 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है, तो ऑस्ट्रिच पक्षी। ऑस्ट्रिच पक्षी 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है और कपोत पक्षी यह दुग्ध उत्पादित करता है। ठीक है। वह यौगिक जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल। क्या निष्कासित करते हैं प्याज? तो सल्फेनिक अम्ल। इसी के द्वारा आंसू आते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एक स्टेरॉयड है। क्या है? स्टेरॉयड। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, तो जिलेटिन के बने होते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने की थी। CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है? तो ये रक्तस्राव होता है। क्या है?
रक्तस्राव। प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मच्छर कौन सा है? तो प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मच्छर यह पाइरेथ्रम है। क्या है? पाइरेथ्रम। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो ये लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। किससे? लैमिनेरिया से। ठीक है। एड्स हेतु जागरूकता का चलता फिरता दृश्य साधन का क्या है? तो ये रेड रिबन एक्सप्रेस। क्या है? रेड रिबन एक्सप्रेस। HIV पॉजिटिव अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। कौन सा? केरल। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ? तो 1987 में। क्लिंकर थ्योरी का संबंध किस घटना से है? तो काल प्रभावन घटना से है क्लिंकर थ्योरी का संबंध। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? तो ये कीरेटिन से। किससे? कीरेटिन से निर्मित होते हैं। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। यह दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम क्या हैं? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस यह कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह कानपुर में अवस्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है। जीव दीप्ति। ठीक है। आगे चले। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण कौन सा है? तो यह है एमनियोसेंटेसिस है। क्या है? एमनियोसेंटेसिस। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, तो वो कौन से होते हैं? तो जैव निम्नीकरण होते हैं। क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।